गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आज तक का जो लेक्चर हुआ है सारा आपने रिवाइज कर लिया, पढ़ लिया अब तक के? चलिए, अगर आप उसको पढ़ लिए तो आगे हम बढ़ते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे बाइल जूस। बाइल जूस, बाइल जूस। बेटा देखो, आपने जो लास्ट क्लास में डायग्राम देखा था उसमें आपने क्या देखा था कि यहाँ डिओडेनम है और यहाँ पे आपने लीवर देखा था ऐसे, और देखा था कि दोनों से यहाँ से हिपैटिक डक्ट निकलती हैं और यहाँ सिस्टिक डक्ट से ये गॉल ब्लैडर में चली जाती है। सिस्टिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट यहाँ आती है और यहाँ ये पैंक्रियाटिक डक्ट से मिल जाती है। मिलने के बाद आकर के यहाँ एम्पुल ऑफ वेटर के जरिए यहाँ इंटेस्टाइन में खुलती है। यही आपने देखा था, लीवर, हेपेटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, गॉल ब्लैडर, कॉमन बाइल डक्ट, विरसंग डक्ट, सेंटोरिनी डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, एम्पुल ऑफ वेटर और स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ये है पैंक्रियाज। ठीक, तो बेटा ध्यान देना, बाइल जूस एक्चुअल में इस लीवर से निकलता है। कहाँ से निकलता है? इस लीवर से। वैसे मैं निकलता बोल रहा हूँ, ये ज़्यादा प्रॉपर उचित वर्ड नहीं है। लीवर से सिक्रीट होता है और लीवर से सिक्रीट होने के बाद आके स्टोर हो जाता है यहाँ पे गॉल ब्लैडर में। ध्यान देना इस बात को। इसका मतलब बाइल जूस सिक्रीट फ्रॉम लीवर एंड स्टोर इन कहाँ? गॉल ब्लैडर में। बेटा ध्यान देना, बाइल जूस लीवर से सिक्रीट होता है और ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइम में, ये रेगुलरली कॉन्टिन्यूस 24 आवर सिक्रीट होता रहता है। कि एक बात और ध्यान देना, लीवर से सिक्रीट होकर के यहाँ स्टोर होता है, इतना तो पता चल गया। लेकिन एक बात और, आपने जब सलाइवा देखा था, पढ़ा था, तो आपने क्या देखा था? उसका पीएच था 6.8। देन आपने कहा इट इज़ स्लाइटली एसिडिक। गैस्ट्रिक जूस जो स्टमक में निकला था वहाँ आपने कहा ऑन एवरेज पीएच 1.8, आपने कहा ये एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब यहाँ पर इसका पीएच बताऊँ आपको, इसका पीएच एट अ टाइम ऑफ सिक्रीशन होता है 8.6। हाँ, स्टोर होने के बाद थोड़ा कम हो जाता है, वो अलग बात है। 8.6। और बेटा आपको बता दो, एक सवाल ये भी बन चुका है कि सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस, बाइल जूस में सबसे ज़्यादा पीएच किसका होता है? आप याद रखना, बाइल जूस का। बाइल जूस का पीएच सारे डाइजेस्टिव जूस में सबसे ज़्यादा होता है। अब आप क्या यहाँ एक बात देखोगे, सिक्रेटेड फ्रॉम लीवर एंड स्टोर इन गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर में क्या होता है? स्टोर हो जाता है। आपको मैंने जब पढ़ाया था पिछली क्लास में बताया था, स्टमक से जब भोजन आगे पास होता है तो यहाँ से एक हार्मोन निकलता है सीसीके, जो जाकर इसको कॉन्ट्रैक्ट करता है जिससे बाइल जूस इसमें आ जाए। बेटा ध्यान देना, जब भोजन पास होता है सीसीके की इन्फ्लुएंस में बाइल जूस गॉल ब्लैडर से निकल के जाता है। ध्यान देना, गॉल ब्लैडर से निकल के जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ स्टोर रहता है। सिक्रेट कहाँ होता है? लीवर से। चलिए अब हम बाइल जूस के बारे में थोड़ी और बात करते हैं, इसके कॉम्पोजिशन की बात करते हैं। बेटा ध्यान देना, 8.6 है तो मतलब एल्कलाइन होगा। एल्कलाइन मतलब बेसिक सॉल्यूशन होगा, बेसिक जूस होगा, एसिडिक नहीं होगा। बेटा इसके कंपोनेंट क्या है? इसमें ध्यान देना कि बाइल जूस के कंपोनेंट में सबसे पहला है बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट, बाइल सॉल्ट में आपके पास है सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टाउरोकोलेट, टाउरोकोलेट और सोडियम बाइकार्बोनेट एंड कोलेस्टेरॉल। इतनी चीज़ें होती हैं इसमें। ठीक, अब इसके बाद है बाइल पिगमेंट।
बाइल पिगमेंट में आप देखना चाहें तो आप देखेंगे यहाँ मिलेगा बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, बेटा ये इनका कलर होता है, ये होता है येलोइश ग्रीन, ग्रीन येलोइश पर्पल, येलोइश ग्रीन एंड येलोइश पर्पल। कुल मिला के बाइल जूस हमारा पीले कलर का अपीयरेंस देता है। बेटा एक बात ध्यान देना, बाइल सॉल्ट एक्चुअल में सिक्रीटरी पार्ट है और बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो इसको कलर देते हैं बेसिकली ये एक्सक्रीटरी पार्ट है, ये एक्सक्रीटरी पार्ट है किसके, बाइल जूस के। इसका मतलब बाइल जूस लीवर के सिक्रीशन के साथ साथ हमारे बॉडी का एक्सक्रीटरी मैटर भी रखता है। अब सवाल है कि अगर एक्सक्रीटरी मैटर है तो ये आता कहाँ से। बेटा अब एक कहानी मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी आरबीसीज अर्थात रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स जिसे कहते हैं, ये बेटा जब आपने को पता है इसका लाइफ स्पैन 120 दिन होता है, ये तो पता है आपको। जब ये एज्ड हो जाती है, लाइफ स्पैन ख़त्म हो जाता है या फिर ये किसी रीज़न से डेड हो जाती है आरबीसी, तो बेटा मूव करके चली जाती है स्प्लीन में। कहाँ चली जाती है, स्प्लीन में गई। स्प्लीन बेटा एक गोल सा ऑर्गन होता है हमारे स्टमक में, यहीं नीचे लेफ्ट साइड में होता है। और स्प्लीन में भी एक सवाल बहुत बढ़िया है, सर्कुलेशन में आता है कि हमेशा प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, वो वहाँ का सवाल है। बेटा अब स्प्लीन में जा करके आरबीसी टूटता है। जब टूटता है तो बेटा वहाँ ध्यान देना, हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है, आरबीसीज अलग हो जाती है, तो वहाँ पे ये बन जाता है ये पिगमेंट हमारे बिलीरुबिन बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, ये वहाँ बनते हैं। अब ये स्प्लीन से मूव करके चले जाएंगे लीवर में, स्प्लीन से मूव करके कहाँ चले जाएंगे, लीवर में। ठीक, यहीं आसपास स्प्लीन होता है, यहाँ से लीवर में जाएंगे। बेटा लीवर में क्यों आए, वजह बताता हूँ। बिलीरुबिन बिलीवर्डिन बड़ा मॉलिक्यूल होता है, अगर ये ब्लड सर्कुलेशन से होते हुए किडनी में जाए तो फिल्टर होकर के बाहर निकल नहीं सकता, फिल्टर ही नहीं होगा, बड़ा मॉलिक्यूल होता है, तो इसको दे दिया जाता है लीवर में। जब लीवर में आता है तो लीवर इसको किस में डाल देता है, बाइल जूस में। किस में डाल दिया, बाइल जूस में, बाइल जूस में डाल दिया। बाइल जूस कहाँ जाएगा, अब गॉल ब्लैडर्स होते हुए ड्यूडेनम इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में गया। अब क्या होगा, यहाँ से जो बिलीरुबिन बिलीवर्डिन चला था, बाइल जूस इंटेस्टाइन होते हुए बॉडी से बाहर चला जाता है, आउट हो जाता है। क्यों, क्योंकि एक्सक्रीटरी मैटर है, इसका हमारे बॉडी में जरूरत है नहीं। बेटा एक बात ध्यान देना, अब यहाँ पे एक सवाल पीएमटी का आपका बनता है, अगर लीवर और स्प्लीन के बीच का रास्ता ब्लॉक हो जाए, रास्ता ब्लॉक होने मतलब से लीवर के अंदर देखो, अब आप एक जगह कन्फ्यूजन करते हैं, मैं उसको बता दे रहा हूँ। होता क्या है कि या फिर डक्ट ब्लॉक हो जाए या फिर लीवर में के सेल्स में स्वेलिंग आ जाए, तो कुल मिलाकर के लीवर हमारा बिलीरुबिन बिलीवर्डिन को रिसीव नहीं कर पाता, रिसीव नहीं करता, लेता ही नहीं, मना कर दिया जी मैं नहीं लूँगा। जब रिसीव नहीं करता तो स्प्लीन में जो बिलीरुबिन बिलीवर्डिन बन रहा है और आपकी आरबीसी लगातार 120 दिन पूरा करके डेड हो ही नहीं है, तो वो बिलीरुबिन बिलीवर्डिन की मात्रा ब्लड में बढ़ती रहती ब्लड में बढ़ गई। तो धीरे धीरे क्या होता है, मैंने कहा इनका कंबाइंड अपीयरेंस कैसा आता है, पीला, येलो कलर आता है। तो इस वजह से बेटा हमारे ब्लड का येलोइश कलर होने लगता है, स्किन येलोइश होने लगती है, नाखून येलोइश अपीयरेंस में आ जाते हैं, आई अपीयरेंस में येलोइश आ जाती है। और बेटा जब यहाँ पर ब्रेकर लग गया, ऑब्स्ट्रक्शन लग गया, रुकावट आ गई, तो ये बिलीरुबिन बिलीवर्डिन लीवर में नहीं जाएगा, तो बॉडी पीली होने लगेगी। इस केस को कहते हैं जॉन्डिस। क्या बोलते हैं, जॉन्डिस, पीलिया, जॉन्डिस। बायोलॉजी में इसे सिर्फ जॉन्डिस नहीं बोलते, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब रुकावट वाला। आप लिखना चाहो लिख सकते हो, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ठीक। और बेटा ये जो जॉन्डिस है, पीलिया है, ये
लीवर की प्रॉब्लम से हुआ है। किसकी प्रॉब्लम की वजह से? लीवर की प्रॉब्लम की वजह से। इस बात को मैं बार बार फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक बार सवाल आया हुआ था भी, प्रीवियस ईयर में आपको मिलेगा कि जॉन्डिस इज डिजीज ऑफ या डिसऑर्डर ऑफ, पहला ऑप्शन था सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर था एक्सक्रीटरी सिस्टम, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर कुछ और था जो भी नर्वस सिस्टम बोन्स वाला था। तो बेटा आपको बता दें, ब्लड में इसका एक्युमुलेशन होता है तो ये पीला पड़ जाता है, लेकिन ये सर्कुलेशन की बीमारी नहीं है, ये डाइजेस्टिव पोर्शन के प्रॉब्लम की बीमारी है। लीवर खराब हुआ है, लीवर खराब होने की वजह से जॉन्डिस हुई है, इसलिए आप बता सकते हो कि जॉन्डिस इज डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ध्यान देना, ये तो हम इस वाले के बाद डिस्कस कर लिए। अब हम बात करते हैं सीधे सीधे आकर के बाइल जूस के फंक्शन की। बेटा एक बात और बता दें आपको, हमने बताया कि बाइल जूस सिक्रीट होता है लीवर से, आके यहाँ स्टोर होता है। ठीक, एक मजेदार बात आपको मैं बताता हूं। मजेदार बात यह है कि ये जो गॉल ब्लैडर है ना, गॉल ब्लैडर है हमारा, अब्सेंट हो जाता है कुछ प्राणियों में, जैसे हॉर्स मतलब घोड़ा, घोड़े में एब्सेंट होगा, रैट चूहा इसमें एब्सेंट होता है, पिजन कबूतर इसमें एब्सेंट होता है। ठीक, बट ये दो नाम आपको याद रखना है, हॉर्स रैट। इसके अलावा पिजन स्क्विरल उनमें भी एब्सेंट होता है। एक बात बेटा और मजेदार बात, इस पर भी सवाल बनता है, होता क्या है कि जैसे लीवर से निकल के बाइल जूस यहाँ आता है, स्टोर होता है, अब जरूरत पड़ने पर कॉन्ट्रैक्ट होके जाता है। कभी कभी यहाँ पर बेटा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब कम हो गया वाटर का, म्यूकस का अमाउंट, वाटर का अमाउंट, तो यहाँ पे सॉल्ट कंसनट्रेटेड हो जाता है। और यहाँ जैसे कंसनट्रेशन हो गया इस वाले पोर्शन में, इस वाले नेक वाले पोर्शन में क्या होता है कि यहाँ पर सॉल्ट कंसनट्रेशन से कैलिकुली बन जाते हैं। कैलिकुली पथरी, क्या बोलते हैं? पथरी। लोग कहते हैं ना गाल स्टोन है, पित्त की थैली में पथरी है, यही है। यहाँ पर सॉल्ट के एक्युमुलेशन से हो गया, ये कंसनट्रेशन से हो गया। और बेटा इस जब ये पथरी बन जाती है, इस कंडीशन को कहते हैं बेटा हम लोग कोलीसिस्टाइटिस। क्या बोलेंगे? कोलीसिस्टाइटिस, कोलीसिस्टाइटिस। अब जब होता क्या है, जब ये हो गया, यहाँ भर गया हमारा, तब इसका इलाज, इसका बेटा सिर्फ एक इलाज है, सर्जरी। हमारे डॉक्टर्स यहाँ से इसको यूं 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 ऐसे करके निकाल देते हैं, सीधे कैंची से कट नहीं करते। बट आपको जानना है कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर इज कॉल्ड एज गैलेक्टोमी। क्या कहते हैं? गैलेक्टोमी, या बोलते हैं कोलीसिस्टेक्टोमी। गैलेक्टोमी, कोलीसिस्टेक्टोमी या गैलेक्टोमी कहते हैं सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर को। हो गया। अब एक बात और, मेन चीज कि बाइल जूस हमने सारा पढ़ तो लिया, बाइल सॉल्ट है, बाइल पिगमेंट है, बाकी तो आपको पता है बेटा वाटरी फ्लूइड होता ही होता है। लेकिन यहां पर हमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं दिख रहा है। आपने बिल्कुल सही सुना बेटा कि कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं दिख रहा है हमें। वाकई में ये पॉइंट आपको नोट करने वाले पॉइंट है, मेंशन करने वाला पॉइंट है कि बाइल जूस डज नॉट कंटेन एनी या सिंगल डाइजेस्टिव एंजाइम। बाइल जूस में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता। मीन्स आप यहाँ एक रिमार्क पॉइंट, स्टार पॉइंट लिख सकते हो कि डाइजेस्टिव एंजाइम इज absent in, कहां पर? बाइल जूस। बाइल जूस में एब्सेंट होता है। अब सवाल है कि जब बाइल जूस एब्सेंट, बाइल जूस में डाइजेस्टिव एंजाइम एब्सेंट होता है, फिर किसी काम का तो नहीं होगा ना? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। नॉट कंटेन इन डाइजेस्टिव एंजाइम बट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन। कौन सा रोल करता है? कौन सा इंपॉर्टेंट रोल करता है?
अब आपको बताने चल रहा हूँ। सबसे पहला काम ये करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट को इमल्सिफाई करता है। अब सबसे पहला पॉइंट है कि व्हाट इज इमल्सिफिकेशन। ये भी पीएमटी का आपके सवाल है, व्हाट इज इमल्सिफिकेशन। बेटा ध्यान देना, हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के अलावा फैट भी होता है, घी होता है, तेल होता है। वो फैट है बेटा, घी और तेल। घी और तेल फैट है। बेटा ध्यान देना, माउथ कैविटी में भी फैट का डाइजेशन नहीं हुआ था, स्टमक में भी फैट का डाइजेशन नहीं हुआ है। अभी तक हमने देखा माउथ में थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हुआ है, स्टमक में थोड़ा सा प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ है। बेटा फैट सीधे डाइजेस्ट नहीं होता। सबसे पहले इसका इमल्सिफिकेशन होता है। इमल्सिफिकेशन होता है फैट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट में टूटना। इमल्सिफिकेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ फैट इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स। क्या हो गया? इमल्सिफिकेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ फैट इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स, दैट इज इमल्सिफिकेशन। अब सवाल है इमल्सिफिकेशन क्यों होता है, क्या रोल है, क्या सिग्निफिकेंस है, हम क्यों करते हैं इमल्सिफिकेशन। बेटा मैंने आपको बताया था पीछे, हम भोजन को चबाते हैं। क्यों चबाते हैं? स्टमक में चर्निंग होता है। क्यों होता है? जिससे वो छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है। और मैंने बताया था, याद करो, कि छोटे छोटे पार्ट में टूटने से टोटल सरफेस एरिया बढ़ जाता है। उसी तरह बेटा जब फैट को हम छोटे छोटे ड्रॉपलेट में ब्रेक करेंगे, नाउ अब क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ फैट इंक्रीजेस, तो क्या होगा, फैट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम इजीली काम कर सकता है। पहला फंक्शन ये हो गया इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। दूसरा फंक्शन है न्यूट्रलाइज एसिडिटी ऑफ काइम। एसिडिटी ऑफ काइम, काइम क्या था? जो स्टमक से भोजन पास होकर आ रहा है, मैंने बताया ना, स्टमक में जो भोजन डाइजेस्ट हो उसे काइम कहते हैं। काइम एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस है उसका पीएच क्या है, 1.8। तो बेटा यहाँ पर काम नहीं कर सकता, तो होता क्या है कि उसके एसिडिटी को न्यूट्रलाइज किया जाता है। उसके एसिडिटी को न्यूट्रलाइज किया जाता है। ध्यान देना इस बात को। अगला पॉइंट, एक चीज़ और आपको मैंने बताया था कि भोजन के साथ माइक्रोब्स भी आते हैं, माउथ में थोड़े से मारे जाते हैं लाइसोजाइम की वजह से, सलाइवा में, फिर HCl मारता है। बेटा आप जस्ट इमेजिन, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे, ऐसे माइक्रोब होंगे जो एसिडिक मीडियम में अच्छी तरह सर्वाइव कर सकते हैं, वो तो एसिडिक मीडियम में मरेंगे नहीं। ध्यान देना, वो एसिडिक मीडियम में सर्वाइव कर सकते हैं, एसिडोफिलस होते हैं। लेकिन हमारा बाइल जूस कैसा बेसिक है, तो अब वो बेसिक में तो सर्वाइव कर नहीं सकते। इसका मतलब क्या होगा, ये बाइल जूस किल्स माइक्रोब कम विद फूड या काइम, उनको भी मारता है। अगला एक पॉइंट, ये जो हमारा ये बाइल जूस है, ये फैट के इमल्सिफिकेशन के साथ साथ जो पैंक्रियाटिक जूस में, अभी आगे पढ़ेंगे पैंक्रियाटिक जूस हम लोग, पैंक्रियाटिक जूस में एंजाइम आता है लाइपेज, उसको एक्टिवेट करता है। मतलब आप कह सकते हो कि बाइल जूस एक्टिवेट लाइपेज एंजाइम, क्या पैंक्रियाटिक लाइपेज को एक्टिवेट करता है। और बेटा बाइल जूस की मात्रा जो निकलती है हमारे पास, ये लगभग 500 से 800 मिलीलीटर पर डे निकलती है, जो गॉल ब्लैडर में स्टोर रहती है। कई बच्चे पूछते हैं सवाल, सर जिनको गॉल ब्लैडर की पथरी हो गई, जिनका गैलेक्टोमी हो गया, तो वहाँ उनके बॉडी में बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है? बेटा नहीं स्टोर होता। उनको हम हमारे डॉक्टर्स यही प्रिकॉशन देते हैं, भाई आप फैट और घी पे थोड़ा कम वो करो। वो डॉक्टर का अपना क्लिनिकल इश्यूज है, कैसे करते हैं, तो वो थोड़ा सा आप कहते हैं कि आपको भोजन मेंटेन रखना है, वो कुछ सजेशन लिखते हैं आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो वो हमारा नहीं है, वो हमारे पीएमटी में आना भी नहीं है। तो बस इतना ध्यान देना कि स्टोर नहीं होता, वो प्रॉपर निकलता रहता है, इंटेस्टाइन में आता रहता है। ठीक, ये तो हो गया बेटा हमारा बाइल जूस। अब
बाइल जूस के बाद हमें पढ़ना है पैंक्रियाटिक जूस। क्या पढ़ना है? पैंक्रियाटिक जूस। चलो हम लोग पढ़ते हैं पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस। बेटा तभी डायग्राम में आपने देखा था जो सी शेप डोडेनम था वहां पे पैंक्रियाज भी लगा हुआ था। बेटा पैंक्रियाटिक जूस भी एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन का मतलब क्या हुआ? 7 से ज़्यादा pH होगा, ये भी 8 के करीब होता है। इसकी मात्रा वही 500 से 1000 मिलीलीटर अर्थात 500 ml टू 1 लीटर ये पर डे निकलता है। बेटा पैंक्रियाटिक जूस निकलता है या सिक्रीट होता है फ्रॉम पैंक्रियाज। कहाँ से निकलता है? पैंक्रियाज। पैंक्रियाज इज सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। इट इज सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। इट इज सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है? लीवर। बेटा ध्यान देना, पैंक्रियाज हमारी मिक्स्ड ग्लैंड है अर्थात बेटा इसमें अभी आगे मिलेगा आपको 2 तरह के पोर्शन होते हैं। एक होता है एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन। मैं बता दूं, एक्सोक्राइन बेटा उसे कहते हैं जो अपना सिक्रीशन अपने से बाहर निकाले, एंडोक्राइन जो भीतर ही सिक्रीशन निकाल दे। तो ये पैंक्रियाज में 98 से 99% पार्ट एक्सोक्राइन होता है। परसेंट पार्ट क्या होता है? एक्सोक्राइन। ये निकालता है डाइजेस्टिव एंजाइम या पैंक्रियाटिक जूस। आप सीधे लिख लो, ये निकालता है पैंक्रियाटिक जूस। और बेटा जो 1 से 2% होता है दैट इज एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ये निकालता है हार्मोन। क्या निकालता है? हार्मोन। ये निकालता है हार्मोन। ठीक बेटा, हमें इससे मतलब पैंक्रियाटिक जूस से। पैंक्रियाटिक जूस में चल के देखें तो मेन चीज़ तो म्यूकस ही है। सो अब देखना यहाँ पर वाटरी फ्लूइड म्यूकस जिसमें हमारे पास कार्बोनेट होता है, कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह होता है। इसके अलावा हमारे पास होगा ट्रिप्सिनोजन होगा, काइमोट्रिप्सिनोजन होगा, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडोज होगा, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज नाम का एंजाइम होगा। ये बेटा सारे एंजाइम है, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। हमारे पास एलास्टेज होगा, पैंक्रियाटिक अमाइलेज होगा, पैंक्रियाटिक लाइपेज होगा, और बेटा एक होता है न्यूक्लिएज, डीएनएज एंड आरएनएज। आप लोग बेटा डीएनए आरएनए नाम तो सुना ही होगा ना, ये हमारे जेनेटिक मैटर होते हैं। बेटा ये इतने सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, मेन काम हमारा इन्हीं से है। बेटा ध्यान देना, ये सारे के सारे इनएक्टिव एंजाइम हैं, ये यूं खाली पड़े हुए हैं। बेटा ध्यान देना, अब पैंक्रियाटिक जूस में आप ध्यान देना, यहाँ पर बाइकार्बोनेट आयन है, बाइकार्बोनेट आयन है। बेटा ध्यान देना, बाइकार्बोनेट आयन है तो मतलब यहाँ बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स हैं। ठीक, यहाँ बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स हैं। तो बेटा ध्यान देना, जो बाइकार्बोनेट सॉल्ट होंगे वो जो काइम आ रहा है उसको, उसके एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर हमारे पास जो एंजाइम है, देखो ये हमारे प्रोटीन वाला एंजाइम है, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट का एंजाइम है, ये हमारा फैट का एंजाइम है, ये हमारा न्यूक्लिक एसिड का एंजाइम है। मतलब मेन कंपोनेंट हमारे फूड के होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, और तीनों के एंजाइम हैं। इसका मतलब पैंक्रियाटिक जूस इज, ये सवाल है, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। इसे हम क्या कहेंगे? कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। अगर बेटा ये सवाल स्टेटमेंट में आ जाए, पहले एम्स होता था रिसर्शन रीजन में आता था, अब स्टेटमेंट बना का है क्योंकि एम्स आपका नीट में मर्ज हो चुका है।
तो पूछ लिया जाए कि कौन सी बात सही, स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट बी, ऑप्शन आ जाएगा ए सही है बी गलत है, ए और बी दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, मतलब ऐसे करके। तो आप ध्यान देना, अगर कोई पूछे पैंक्रियाटिक जूस को हम कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस क्यों कहते हैं, तो आप बताना बिकॉज इट कंटेन्स एंजाइम्स फॉर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। मतलब पैंक्रियाटिक जूस इज कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बिकॉज कंटेन्स एंजाइम्स for all different types of food। चलो अब बेटा इनको एक्टिवेट करते हैं। बेटा ध्यान देना, हमारे पास जो ट्रिप्सिनोजन है इसको एक्टिवेट होना है ट्रिप्सिन में। किसमें होना है? ट्रिप्सिन। अब कौन करेगा? आपने स्टमक में देखा था कि HCl ने किया था, यहां कौन करेगा? यहाँ कौन करेगा? अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा आंसर कि वहाँ पर एसिडिक मीडियम ने किया था तो यहाँ बेसिक मीडियम करेगा। नहीं बेटा, इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर है इंटेरोकाइनेज। इंटेरोकाइनेज बेटा एक एंजाइम है, सुनना मेरी बात को। इंटेरोकाइनेज एक एंजाइम है जो कि इंटेस्टाइन की वॉल से निकलता है और यही ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। पूछा जाता है इंटेरोकाइनेज क्या है, कहाँ से निकलता है? बेटा यह एंजाइम है और निकलता है इंटेस्टाइनल वॉल से। कहाँ से निकलता है? इंटेस्टाइनल वॉल से निकलता है। बेटा जो ट्रिप्सिन बना है, यह ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजन प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज प्रो इलास्टेज, जो वहां मैंने इलास्टेज लिखा था, इनको एक्टिवेट करेगा। इनको क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा। कौन? ये ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एक्टिवेट करेगा किसमें? काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज और इलास्टेज। हो गया बेटा। ध्यान देना, स्टमक में आपने क्या देखा था कि एसिडिक प्रोटीन्स को हमारे पेप्सिनोजन डाइजेस्ट कर रहा था और हमने कहा था पेप्सिन इज एंडोपेप्टाइडेज। हम आपको बता दें ट्रिप्सिन इज ऑल्सो एंडोपेप्टाइडेज, सॉरी, लाइक पेप्सिन। पेप्सिन की तरह यह भी एंडोपेप्टाइडेज होता है। लेकिन बेटा एक बात ध्यान देने वाली है, एंडोपेप्टाइडेज होता तो है बट एक डिफरेंस है कि पेप्सिन हमारा एसिडिक मीडियम में काम कर रहा था लेकिन ट्रिप्सिन हमारा बेसिक मीडियम में काम करेगा। ध्यान देना बेटा, होगा क्या कि ये प्रोटीन ट्रिप्सिन हमारा प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा, वही उसकी तरह प्रोटियोज पेप्टोन, अर्थात हम लिख सकते हैं डाइपेप्टाइड्स एंड स्मॉल पेप्टाइड्स, ये लिख सकते हैं। बेटा एक बात ध्यान देना, अब ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज इलास्टेज जो है, ध्यान देना, और काइमोट्रिप्सिनोजन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ये काम करेंगे इस डाइपेप्टाइडेज पर और इस डाइपेप्टाइडेज को चेंज कर देंगे अमीनो एसिड्स में। कौन? ये दोनों। अब इलास्टेज जो हमारे प्रोटीन में मसल्स वगैरह जो होते हैं, इलास्टिन प्रोटीन होती है, जो इलास्टिन प्रोटीन को इलास्टेज डाइजेस्ट करता है किसमें? अमीनो एसिड्स में। एक बात और बेटा, मज़ेदार बात, कई बार सवाल आ चुका है कि जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं जैसे लायन है, टाइगर है, ये बेटा जब प्रेडेटर टाइप के हैं, शिकारी टाइप के हैं, शिकार को खाते हैं। बेटा ध्यान देना, जब हमारा टाइगर या हमारा लायन डियर को, गोट को, इनको मार के खाता है तो बेटा वो फिल्टर लेके ब्लड को अलग नहीं करता है, पूरा खाता है, ब्लड भी उसकी बॉडी में जाता है। तो सवाल ये बन चुका है कि जो हमारे प्रेडेटर एनिमल्स, कार्निवोरस एनिमल्स हैं, उनके बॉडी में जब ये ब्लड पहुंचता है तो ब्लड की कोआगुलेशन को, ब्लड प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस में कौन हेल्प करता है?
तो बच्चों के मन में अजीब से आंसर उठता है, अच्छा वहाँ पे मिल्क प्रोटीन में क्या था, यहाँ क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं बेटा, मैं आपको बता दूँ, कार्निवोर्स के लिए याद रखना ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन ही एक मेन एंजाइम है, ये क्या करता है, ब्लड प्रोटीन को हाइड्रोलाइसिस करने में हेल्प करता है। बेटा ये तो हमारे प्रोटीन वाले हो गए। अब बचा हमारे पास पैंक्रियाटिक एमाइलेज, जो कि स्टार्च के ऊपर काम करेगा। पैंक्रियाटिक एमाइलेज तोड़ देगा किसमें, माल्टोज प्लस आइसोमाल्टोज। बेटा याद करना, माउथ कैविटी में क्या हुआ था, स्टार्च को 30 से 35% स्लेवरी एमाइलेज ने माल्टोज आइसोमाल्टोज में तोड़ा था। बाकी जो 65 से 70% है उसको पैंक्रियाटिक एमाइलेज तोड़ेगा माल्टोज और आइसोमाल्टोज में। बस ये होता है। अब हमारे पास जो पैंक्रियाटिक लाइपेज है बेटा, पैंक्रियाटिक लाइपेज मैंने बताया था, इसको एक्टिवेट कौन करेगा, बाइल जूस। बाइल जूस इसको बना देगा एक्टिव लाइपेज में। एक्टिव लाइपेज बेटा काम करेगा फैट पे, इमल्सिफाइड फैट पर। अब बेटा मुद्दे की बात ये है, जो सवाल की बात है, बुक में यूं लाइन से लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं फैट, यहाँ लिख देते हैं मोनोग्लिसराइड। लेकिन हमें जानने वाली बात है, पीएमटी का ये बायोमोलिक्यूल में भी आएगा, हम जो घी खाते हैं, जो तेल खाते हैं, दैट इज ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड। सवाल यहाँ क्या बनता है कि ट्राइग्लिसराइड में कितने ग्लिसरॉल, कितने फैटी एसिड। तो बच्चे बता देते हैं 3 ग्लिसरॉल 0 फैटी एसिड, या फिर 2 ग्लिसरॉल 1 फैटी एसिड। तो गलत है, दोनों आंसर, सारे आंसर गलत हैं। देखना क्या होता है। अब बेटा यहाँ पर जो पैंक्रियाटिक लाइपेज आएगा, ये ट्राइग्लिसराइड है, इसको सबसे पहले तोड़ेगा फैटी एसिड प्लस डाइग्लिसराइड। अब ये बेटा डाइग्लिसराइड जो होगा ये टूटेगा फैटी एसिड प्लस मोनोग्लिसराइड। और ये जो मोनोग्लिसराइड है ये टूटेगा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। मतलब हमें क्या मिला, 3 फैटी एसिड एंड 1 ग्लिसरॉल। ये तो इधर से कट जाएंगे। इसका मतलब रिजल्ट हमें क्या मिला, ये सवाल भी 2018 में भी शायद आया हुआ था। और ध्यान देना, इसका मतलब जो हमारे पास ट्राइग्लिसराइड मिला, इसमें क्या मिला, 3 फैटी एसिड प्लस 1 ग्लिसरॉल। बेटा ये आपके पीएमटी के सवाल है, बड़ा फेमस सवाल है, बहुत बार आता है एग्जाम में, इस बात को आपको ध्यान रखना है। होगी बात। अब हमारे पास है डीएनएज एंड आरएनएज, जिसे कहते हैं न्यूक्लियस। बेटा ध्यान देना, आपने नाम सुना होगा न्यूक्लिक एसिड। आपने नहीं सुना है तो अभी आगे पढ़ाया जाएगा। न्यूक्लिक एसिड जिसे हम लोग कहते हैं ना डीएनए होता है। बेटा न्यूक्लिक एसिड इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड पे बेटा जब न्यूक्लियस काम करेगा, पॉली मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़े हैं वो अलग हो जाएंगे। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस काम करेगा तो तोड़ देगा किसमें, न्यूक्लिक एसिड्स में। किसमें टूट गया, न्यूक्लिक एसिड्स में। बेटा ये हमारे हो गए पैंक्रियाटिक जूस के कंपोनेंट और उनका एक्शन। तो बेटा आज हम लोगों ने अभी इस लेक्चर में कवर कर लिया बाइल जूस एंड पैंक्रियाटिक जूस। आज के लिए बस इतना, बाकी हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय। ओके, थैंक यू।